नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। इस देश में एक सज्जन हैं जो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार एक ही परचम लेकर चलते हैं। ये कानून बदल दो, वो कानून बदल दो, वो कानून बदल दो। इतनी अर्जियां हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा था कि अगर इनकी अर्जियों पर ही सुनवाई करनी पड़े तो अलग स्पेशल बेंच का गठन करना पड़ेगा। ये सज्जन फूलपुर प्रयागराज वहाँ पैदा हुए। पिताजी ने कहा कि भाई गांव में बहुत सारे वकील हैं, तुम इंजीनियर बनो। वकील नहीं बनना है, इंजीनियर बन गए। इंजीनियरिंग करने के बाद कई कंपनियों में नौकरी की, मन नहीं रमा, फिर वकालत पढ़ी। वकालत पढ़ के और सुप्रीम कोर्ट आ गए। और देश में उतना PIL किसी ने शायद ही दाखिल किया होगा जितना आपने किया है। इसलिए आपको PIL मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपका नाम है अश्विनी उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस फूलपुर से आप आते हैं, नेहरू जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। आप नेहरू युग के बहुत सारे कानूनों के खिलाफ ही पड़े रहते हैं कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अभी आप पॉपुलेशन को लेकर के एजेंडा चला रहे हैं, आपका आंदोलन भी चल रहा है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन रेट है वो खुद ब खुद नीचे आ रहा है। इसको कंट्रोल करने की बेवजह कोई ज़रूरत है नहीं। चीन ने भी अपने यहाँ यह लगाम छोड़ दी। जापान को देखिए, वो दुनिया का सबसे बूढ़ा देश माना जाता है। आप हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के इतने सक्रिय क्यों? देखिए, पहली बात तो दो तीन बहुत गलत नैरेटिव चलते हैं। पहला तो ये कहा जाता है कि जहाँ एजुकेशन हो जाती है वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, केरल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड राज्य माना गया है, सबसे शिक्षित राज्य माना गया है। और आप चले जाइए, मल्लापुरम चले जाइए, और भी 3-4 और भी ज़िले हैं, वहाँ आपको 12, 14, 15 बच्चे पैदा करने वाले माता पिता मिलेंगे। तो इसका मतलब एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात ये, हम चीन से तुलना करते हैं, वो गलत है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है और चीन में पर डे आज की डेट में 46,000 बच्चे पैदा होते हैं। और हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे यहाँ 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। अगर चीन से अगर आप तुलना करोगे तो चीन की पॉपुलेशन 144 करोड़ है या 143 करोड़ है, फिर तो हमारी पॉपुलेशन 1/3 होनी चाहिए, उसका 1/3 होनी चाहिए। इसलिए चीन से तुलना ही गलत है। दूसरी बात ये कि अगर TFR डाउन आ गया है, वास्तव में सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं, फिर तो आप कितना भी कठोर कानून बना दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, और जब हम कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल कठोर कानून बनाओ तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सांप्रदायिकता है। भैया, जो आदमी हेलमेट लगा रहा है उसके लिए हेलमेट न पहनने की पेनाल्टी 10,000 भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो आदमी सीट बेल्ट पहन रहा है उसके लिए सीट बेल्ट न पहनने की पेनाल्टी 50,000 भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो सीट बेल्ट पहनता है। तो वास्तव में ये इसका एक अलग नैरेटिव है। पहले कहते थे ट्रिपल तलाक नहीं होता है, जब ट्रिपल तलाक का कानून बनने लग गया बोले नहीं नहीं इससे तो सब लोग जेल में चले जाएंगे। कहते हैं हलाला नहीं होता मेरी PIL पे, जब हम कहते हैं हलाला को बलात्कार घोषित करो तो 2-3 संगठन है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत है, वो आके कह रहा नहीं नहीं हमारे से आप, ये हमारी रीति है, कुरीति को रीति कहते हैं, कह रहे इसमें छेड़छाड़ मत करो। आप हलाला को बलात्कार मानते हैं? हम हलाला को बलात्कार मानते हैं। हम तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, इसको भी कुरीति मानते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से भारत में नहीं हो सकता। तलाक बिद्दत अगर ख़त्म हो गया है तो इसके बाद तलाक के जितने भी रूप हैं आप उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं? राणा जी, किसी भी देश का संविधान वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। भारत की संस्कृति है नारी तु नारायणी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो भारत की संस्कृति में महिला को ऊपर रखा गया है, नीचे नहीं है। और ये जो तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया है, ये महिला को 3rd क्लास सिटीजन बना देता है। उसकी कोई सहमति नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं, कोई जब मन किया ईमेल पे, व्हाट्सएप पे चिट्ठी लिख के, स्पीड पोस्ट करके, रजिस्ट्री करके, कुरियर करके। मैं तलाके जो हसन है उसको चैलेंज किया है। लड़की पत्रकार है, लड़का वकील है, एक बड़े चैनल में ही आपके एरिया में काम करती हो, और उसको एक बार रजिस्ट्री किया मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूँ, 30 दिन के बाद दोबारा रजिस्ट्री किया मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूँ, और तीसरी बार रजिस्ट्री वाला 30 रुपये भी बचा लिया। तीसरी बार ईमेल कर दिया। 1400 साल पहले जीमेल थी क्या? 1400 साल पहले जीमेल था, परंपरा 1400 साल पुरानी, और यूज क्या कर रहे हैं? जीमेल। तीसरी बार जीमेल कर दिया। पेटीएम यूज किया, पेटीएम पे 15,000 रुपये भेजा, बोला तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। 2,000 रुपये भेजा, बोला तुम्हारे ये बच्चे का दूध का खर्चा। 17,000 रुपये में तलाके हसन हो गया, और
न कोई बातचीत, न कुछ न कुछ। एक लड़की, एक मेरे पास दूसरा केस है कर्नाटक के कलबुर्गी से, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। उसका हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, सास ससुर डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। उस महिला को, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको बोला हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। पहले कहते थे हम तुम्हें तलाक देते हैं, हम तुम्हें तलाक देते हैं, हम तुम्हें तलाक देते हैं। तलाक वाला कानून बन गया तो तलाक को, शब्द को हटा के आज़ाद शब्द यूज़ कर दिया। हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। 3 बार आज़ाद हो गई बेचारी, वो काजी के पास गई। तो क्या ये मान्य है? वही तो बता रहा हूँ, वो गई काजी के पास, बोले जी हमको ऐसे बोला, हम तुम्हें आज़ाद करते। बोले ये तो तलाक़े बाइन हो गया। हमको भी नहीं पता था तलाक़े बाइन भी कोई चीज़ है। ये क्या होता है? वही, ये आज़ाद, जहाँ शब्द आज़ाद हो गया तो बाइन हो गया। तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, एक तरीके से वो सेम तलाक़े बिद्दत का ही एक रूप, नया वर्जन है। उसमें एक ही बार में तलाक 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 था, इसमें 30 दिन का डिफरेंस है। इसमें भी एक तरफा हो रहा है, इसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गुजारा भत्ता नहीं देना, बच्चे की कोई देखभाल नहीं करना, इसके अलावा उसको कोई मेंटेनेंस नहीं देना, और सीधे 3 बार कह के उसको सड़क पे फेंक देना। और किस भारत में हो रहा है? जिस भारत में द्रौपदी का अपमान करने पे महाभारत हो गया, जिस भारत में सीता का अपहरण करने पे पूरी लंका जल गई, जिस भारत में हम कहते हैं नवरात्रा मनाते हैं, नारी की पूजा करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये भारत है, भारत की संस्कृति के हिसाब से चलिए। मेरा एक सवाल है, आप देश के मुसलमानों के लिए जो सिविल राइट्स हैं उनको क्या चाहते हैं, कोई हिंदुओं के सिविल राइट्स की तरह हो जाएं? जो सिविल कोड आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक संदेश किया जाता है कि जो हिंदू सिविल कोड हैं उन्हीं की तरह बाकी धर्मों के भी सिविल कोड्स तैयार करें, यानी कि आप सब कुछ हटा दीजिए और हिंदू सिविल कोड को ही देश में लागू कर दीजिए, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या ये ऐसा है? नहीं, देखिए पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेरिका में है, मुस्लिम आराम से अडॉप्ट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड चाइना में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंगापुर में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जापान में है, फ्रांस में है, कोरिया में है, जर्मनी में, हर जगह है। वहाँ तो मुस्लिम्स को कोई दिक्कत नहीं है। ये यहीं पे भारत के ही जो, लेकिन यहाँ कौन सा कानून होगा? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर कर दो, इसमें किसी के कस्टम में कहाँ इंटरफेरेंस हो गया? मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन कर दो। अगर नपुंसकता के आधार पे डिवोर्स होना है तो सबका हो, बाजपन के आधार पे होना है तो सबका हो, और नहीं हो तो किसी का ना हो। कोड होने पे अगर होना है तो सबका हो। जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, आप 10 ग्राउंड 15 ग्राउंड कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी 4 बेटियां हैं और एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, तो एक बेटी का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग हो, दूसरी बेटी का अलग हो, तीसरी का अलग। क्यों भैया? वो चारों बहनें हैं ना। एक ही परिवार में अलग अलग कानून नहीं चल सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता, संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या होगा? शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी की उम्र 9 साल है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो बाकियों को तो मिलता है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को हुआ। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। विरासत और वसीयत का सबको इक्वल राइट हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि उनको विरासत और वसीयत में इक्वल राइट नहीं मिलता। उनको पुरुष पत्नी को पति के समान नहीं माना जाता। तो एक्चुअली आप जिस, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलना मुस्लिम बेटियों को मिलना है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं, जो महिला विरोधी हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, महिलाओं को दबा के रखो, इनको एकदम पकड़ के रखो, इनको इक्वलिटी पे मत आने दो, इनका डेवलपमेंट मत करो। भाई शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, अभी उनकी 9 साल से 18 साल हो जाएगी, तो 12वीं कर लेगी ना। 12वीं कर लेगी तो चरमपंथियों के कहने पे नहीं आएगी, वो पढ़ लिख लेगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, उसका दिमाग खुल जाएगा। इसलिए वो चाहते नहीं, हमारा 9 साल उम्र शादी की उम्र चलना चाहिए। यानी कि आप ये करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जो मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग रोक रहे हैं दरअसल मुस्लिम समाज के ही कट्टरपंथी बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये कह रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। थोड़ा सा फायदा क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, उनका जो कूलिंग पीरियड है तलाक लेने का 2 साल है, तो 6 महीने हो जाएगा, थोड़ा उनको फायदा मिलेगा। थोड़ा सा फायदा पारसी बेटियों को मिलेगा, क्योंकि गैर पारसी शादी करती हैं तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है, थोड़ा फायदा उनको मिलेगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारी मुस्लिम बेटी। जो मेरा पहला सवाल था वो आधे रास्ते रह गया था कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इतने बेचैन क्यों हैं,
कि देश में कानून लाया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल का? मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इसलिए बेचैन हूँ कि हमारे पास दुनिया की केवल 2% ज़मीन है, पानी हमारे पास दुनिया केवल 4% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। जो मैंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उसमें ये कहा है कि 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है और आज भी 100% आधार नहीं बना हुआ है। अपने स्टूडियो में आप पता कर लीजिए, आपके एम्प्लॉइज में सबका आधार नहीं बना होगा, छोटे बच्चे होंगे उनका आधार नहीं, बाद में बनता है, जब बच्चा 5वीं में जाएगा 8वीं में जाएगा तब बनता है। 130 करोड़ आधार, लगभग 20% बिना आधार, हमारी पॉपुलेशन ऐसे 150 करोड़ हो चुकी है। और अगर आप समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सबकी समस्याओं का रूट का जब देखिए तो वो भी जनसंख्या विस्फोट है। 50% समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। इस समय राणा जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, मैं तो कह रहा हूं वहां पे भगवान भी आ जाए तो उनको गरीबी रेखा के ऊपर नहीं निकाल सकते, गरीबी की भी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं। और दूसरा, जब ये ज्यादा बच्चे होते हैं ना तो इससे अलगाववाद की चीजें भी बहुत बढ़ती हैं। भाई जिसके 2 बच्चे हैं उसको अच्छी तरीके देखभाल भी करेगा, उसको अच्छा कपड़ा भी देगा, अच्छा भोजन भी देगा, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगा, वॉच भी करता रहेगा दोनों। जिसके 18 बच्चे हो गए, 15 बच्चे हो गए, उसको माता पिता को पता ही नहीं है 15 बच्चे में 4 किधर गए, 8 किधर गए, 12 किधर गए, उनको पता ही नहीं है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है। और जब बच्चा क्राइसिस देखेगा, पता चला उसको ठीक से दूध नहीं मिल रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो बाहर जाकर अपराध करेगा, चैन स्नैचिंग करेगा, मोबाइल स्नैचिंग करेगा, कुछ और क्राइम करेगा, किसी एक्सटॉर्शन के धंधे में लग जाएगा, हो सकता है ड्रग के काम में शामिल हो जाएगा, मर्डर करना शुरू कर देगा, सुपारी लेना शुरू कर देगा। आप जेल में जाके देखिए, आप गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर की जेलों में सर्वे करा लीजिए। जो पेटी क्राइम होते हैं, चोरी, लूट, झपटमारी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, इस टाइप का जो ड्रग पेडलिंग वाला काम है, इसमें आपको सारे के सारे वो बच्चे मिलेंगे जो 5 से 10 बच्चे वाले माता पिता, जो 5 से 10 भाई बहन, ज्यादातर ये मैंने अपने प्रैक्टिकली मैंने करा के देखा, जेलों में सर्वे खतरा बार बार, हालांकि ये संघ की तरफ से भी जताया जाता है कि देश के भीतर डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इस पॉपुलेशन के बढ़ने से। आप मानते हैं क्या? डेमोग्राफी जो इम्बैलेंस हो रहा है इसका 3 कारण है। एक है घुसपैठ, दूसरा है धर्मांतरण, तीसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 3 कारण है। मेरी PIL भी चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया है कि भाई भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो। 9 राज्यों में पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदल चुकी है। कश्मीर की डेमोग्राफी बदल गई, नागालैंड की बदल गई, मेघालय की बदल गई, मणिपुर की अभी आपने देखे कितने दिन आग लगी वहाँ पे, मणिपुर की बदल गई है, लद्दाख की बदल गई है, लक्षद्वीप की बदल गई है, अरुणाचल की बहुत तेजी के साथ बदल रही है, केरल की बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक हो चुके हैं प्रैक्टिकली जनसंख्या के हिसाब से। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए, भारत में 750 जिले हैं, 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और तहसील के हिसाब से देखिए तो टोटल 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हमारी 283 तहसीलें बॉर्डर पे हैं, 283 तहसीलें हमारी बॉर्डर को टच करती हैं। जैसे महाराष्ट्र में समुद्र को टच करती है, गुजरात में समुद्र को टच करती है, राजस्थान में पाकिस्तान को टच करती है, इधर आ जाइए कश्मीर में हिमालय को टच हो रही है, यूपी में जो आपका पीलीभीत से लेके आगे पूरा वो श्रावस्ती नेपाल तक पूरा बॉर्डर जाता है, नेपाल को टच करती है, असम की बांग्लादेश को टच कर रही है, फिर मिजोरम म्यांमार को टच हो रही है। तो ये जो बॉर्डर की 283 तहसीलें हैं, इनकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है और अंदर भी बदल चुकी है। तो टोटल जो है 300 तहसीलें हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। खतरा मानते हैं? मैं बिल्कुल इसको खतरा मानता हूं, क्योंकि जहां जहां सनातन संस्कृति कमजोर हुई है वहां अराजकता बढ़ी है, वहां अलगाववाद बढ़ा है, वहां आतंकवाद बढ़ा है। मैंने 2017 में जब PIL फाइल किया था उस समय मैंने बाकायदा एफिडेविट पे कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अभी तो 2023 हो गया, 5 करोड़? हाँ, 2017 में जब मैंने PIL फाइल किया, और अभी किसी भी राज्य ने हमारी PIL पे मतलब कोई किसी ने ये नहीं कहा कि आपका फैक्ट गलत है। हमारी PIL में केंद्र सरकार भी पार्टी है, सारी राज्य सरकारें भी पार्टी है। 5 करोड़ मैंने 2017 में बताया था। गृह राज्य मंत्री उस समय रिजिजू ने 2 करोड़ कहा था पार्लियामेंट में, हमने उसको 5 करोड़ कहा था। अभी तो ज़्यादा भी हो चुका है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है हमारी डेमोग्राफी बदलने का। साम दाम दंड भेद द्वारा जो धर्मांतरण हो रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है डेमोग्राफी बदलने का। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन,
तीन बड़े फैक्टर हैं, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या वृद्धि। तो क्या आप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जैसे गाज़ा पट्टी एक छोटी सी पट्टी इज़राइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गई? आपकी बात मैं समझूं और उसको आपके लिहाज से रखूं तो आप ये करें कि भारत के भीतर भी कई गाज़ा पट्टी है। भारत के अंदर 300 गाजा पट्टी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारा खतरा इजराइल से 300 गुना ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल में एक गाजा पट्टी है, हमारे पास 300 गाजा पट्टी हैं। जिन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, मैं उनको गाजा पट्टी मानता हूँ पूरी तरीके से। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, पुलिस गलियों में जाने से डरती है। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में एक आता है कि अशांत बूथ कौन से हैं, ठीक है, सेंसिटिव बूथ कौन है, इलेक्शन कमीशन उसको मार्क करता है। उनका इलेक्शन कमीशन के सरकारी आंकड़ा है, आप किसी इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए कि 2019 के चुनाव में कौन कौन से एरिया था जो सेंसिटिव था, वो आपको बता देंगे। वो बता देंगे पूरा बॉर्डर में था और अंदर कौन कहाँ था। अश्विनी, जब आप कहते हैं दूसरा नहीं, एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। भारत में एक तो इजराइल में एक गाजा पट्टी है, भारत में 300 गाजा पट्टी है। दूसरा, इजराइल में कोई भी हमास का समर्थक नहीं है। भारत में कम से कम 3000 आपको नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, आपकी बिरादरी के लोग आपको भारत की गाजा पट्टी के समर्थक मिल जाएंगे। यहां कम से कम 3000 नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, नक्सलियों का समर्थन करते हैं, जिहादियों का समर्थन करते हैं, मिशनरियों का समर्थन करते हैं, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, याकूब मेनन का समर्थन करते हैं, अफजल गुरु का समर्थन करते हैं। वो हर चीज को डिफेंस करते हैं अलग अलग तरीके से। कोई आर्टिकल लिख के करता है, कोई टीवी में आके बैठ के उसको डिफेंड करता है, अलग अलग तरीका उनका अलग अलग है। कोई पॉलिटिकली उसको करता है। तो भारत में घुसपैठियों के समर्थक हैं, भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के समर्थक हैं, और भारत में अलगाववादियों के समर्थक हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। शायद भारत के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इजराइल जब हमला करता है ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल से कम 300 गुना खतरा हमारे पास है। जब आप कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का समूचा मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ है, और हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं उन्होंने बीड़ा उठा रखा है इस देश को बचाने का। एक संकेत या संदेश जाता है आपके कहने से। आप ये मानते हैं कि समूचा मुस्लिम देश का जो है वो गाजा पट्टी वाला है? समूचा मुस्लिम गाजा पट्टी वाला नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के रहने का क्या फायदा कि जब वो बुरे लोगों के खिलाफ खुल के सामने ना आए। आप मुझे बताइए, यहाँ एक के बाद इतनी कन्हैया तेली का गला काटा गया था, कन्हैया लाल का, उदयपुर में। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से हमास के समर्थन में यहाँ केरल में रैली हो रही है और जगह जगह आपके यूपी में, बिहार में छोटे छोटे सभाएं हो रही हैं, कन्हैया लाल की हत्या के बाद वैसी सभाएं हुई क्या? यहाँ पे इतनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। चलो संसद पे अटैक हुआ था, संसद में अटैक के बाद कभी केरल में या यूपी में या बिहार में जिस तरीके से अलगाववादियों के समर्थन में रैली होती है, कभी रैली किया क्या? फिर अच्छे लोगों के रहने का फायदा क्या हुआ जब बुरे लोग अपना काम कर रहे हैं और अच्छे लोग चुपचाप देख रहे हैं? आप बताइए कि जिस दिन याकूब मेनन को जनाजा निकल रहा था, उसी दिन अब्दुल कलाम साहब का जनाजा निकला था। अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में मुश्किल से 10,000 लोग थे, और रामेश्वरम में उतनी जगह है, उससे ज्यादा वहां लोग आ ही नहीं सकते। लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में लाख, कुछ लोग कहते हैं 2 लाख भी थे। फिर क्यों? वो तो फांसी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया था, फिर वहां क्यों चले गए? अफजल गुरु के बाद कितना हंगामा हुआ आपको सबको पता है। तो यहां पे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार के अलावा एक बहुत बड़ी संख्या में रेडिकल्स रहते हैं भारत के अंदर। वो बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है, और ये समय समय पे देखा गया है। आप सीए का देख लीजिए आंदोलन, सीए का संबंध भारत के मुसलमानों से नहीं था। अगर सीए का विरोध मुस्लिम्स कर रहे थे, कुछ शाहीन बाग में बैठे थे या जहां भी बैठे थे, तो बाकी के मान लीजिए 25 करोड़ मुस्लिम में हम मान लेते हैं, चलो ठीक है 5 लाख मुस्लिम से विरोध कर रहे थे, तो 24 करोड़ और 95 लाख मुस्लिम में से कितने आए उनका विरोध करने के लिए? कितने आए सीए के समर्थन करने के लिए? कितने आए जो बैठे थे यहाँ पे जाम करके उनका विरोध करने, भाई तुम हटो यहाँ से, दिल्ली हम समस्या हो रही है। इसलिए मैं सबको ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुस्लिम देश विरोधी, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि जो देश विरोधी हैं उनका विरोध करने के लिए लोग आते नहीं। मैं एक लिस्ट निकाल के बैठा हुआ था कि आपने कितना PIL डाल रखा है। 1954 ड्रग एक्ट के खिलाफ, 1985 सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट के खिलाफ,
राजीव गांधी ने उसमें जो 1971 में सेक्शन जोड़ा था उसके खिलाफ, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, 1992 माइनॉरिटी कमीशन के खिलाफ, 1995 वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ, 2004 माइनॉरिटी एजुकेशन के खिलाफ, 2012 आरटी जो राइट टू एजुकेशन है उसके खिलाफ। ये ऐसी लंबी लिस्ट है, जैसे लगता है कि आप दिन रात जो है यही पढ़ते रहते हैं, कहाँ जो है दिक्कत है और घुस जाओ। जैसे ड्रग एक्ट है 1954, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब हम स्वतंत्र हो गए तो संविधान में एक शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है संप्रभु। मेरा यह मानना है कि भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन संप्रभु नहीं हुआ, और वो हमारे देश की सरकारों की नाकामी के कारण। हमारी सरकारों ने संसद में कभी संप्रभुता पे चर्चा ही नहीं किया। संप्रभुता का मतलब क्या कि भैया हम स्वतंत्र हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम संप्रभु भारत बनाए। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी की निशानी होगी, ना गुलामी की परंपरा होगी, ना गुलामी का रीति रिवाज होगा, ना गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, ना गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होगी, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, ना गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी, ना गुलामी का जुडिशल सिस्टम, कुछ नहीं होगा। सब कुछ हमारा होगा। सच्चाई ये है, हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, मैं उस एक्ट पे आ रहा हूँ। आप दिल्ली में चले जाइए, युधिष्ठिर ने बसाया, आपको युधिष्ठिर रोड नहीं मिलेगी, भीम रोड नहीं मिलेगी, नकुल रोड नहीं मिलेगी, सहदेव रोड नहीं मिलेगी, द्रौपदी रोड नहीं मिलेगी, कुंती रोड नहीं मिलेगी, माद्री रोड नहीं मिलेगी, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी रोड मिलेगी। क्या लेना देना उन आतंकवादियों से? अरे वो आए, लूटे, खाए, बलात्कार किए, रेप किए, उनके कारण हमारी माताओं ने जौहर किया और चले गए तो चले गए। उनका नाम क्या लिए जिंदा रखे हुए? हमारे देश में क्या गजनी नादिर शाह तो मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर, हुमायूं को भी आप वैसे ही क्यों मानते हो? मैं ये कह रहा हूं, हमारा इतिहास जहां हजारों साल पुराना है, तो ये पिछले 500 साल के ही लोगों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां रखना क्यों? अरे राजा मानधाता थे, राजा अज थे राजा आपके रघु थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाई। भगवान राम के ही ऊपर चलिए तो 20 महान राजा मिलेंगे, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके दादा के दादा, दादा के दादा, राजा मानधाता से चलते जाइए आप पीछे, एक से बढ़कर एक। हमारे देश में राजाओं की कमी है क्या? लेकिन तो हम ये कह रहे हैं गुलामी का नाम नहीं हटाया, गुलामी का निशान। अब आप सोचिए, उन आक्रांताओं ने यहां आके कब्जा किया, कब्जा करने के बाद हमारे एक एक चुन चुन के हमारे मठ मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। हम स्वतंत्र हो गए और हम कानून ये बना रहे हैं, जिस आप एक्ट की बात कर रहे हैं 1991 के, कि ठीक है जो मुगलों ने तोड़ा था ना उसको रिस्टोर नहीं करना बल्कि उसको लीगलाइज कर दिया। ये 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये केवल और केवल मुगलों के अवैध कार्यों को लीगलाइज करने के लिए बनाया गया। ये कानून ये कहता है कि हम काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, बाकी और भी जो हमारे मंदिर हैं उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कानून ये कहता है कि अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चला गया है तो जज उसकी सुनवाई नहीं करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा बिना सुनवाई के। ये मुकदमा कोर्ट के दरवाजे बंद करता है। और ये जो कानून है 1991 का, कायदे से ये लोकतंत्र को खत्म करता है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने धर्मस्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो बनाया था कि 15/1947 को किसी भी धर्मस्थल की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अश्विनी जी कह रहे हैं कि दरअसल जो हिंदू धर्मस्थलों के साथ हुआ उसको सामने नहीं लाने के लिए और जो गलत हो गया उसको लीगलाइज करने के लिए कानून लाया गया। आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो कायदे से सरकार का ये काम था, एक प्लेस ऑफ रिस्टोरेशन एक्ट बनाती। फिर देश में बवाल नहीं होगा? क्यों बवाल होगी भैया? ये तो रोज रोज एक नया नहीं, चला जाएगा। एक कानून बना के बवाल तो तब होगा जब एक बार काशी का मैटर चलेगा, फिर मथुरा का चलेगा, भद्रकाली चलेगा, फिर भोजशाला चलेगा, तब बवाल होगा। एक कानून बनाया और कानून बना के डिक्लेयर कर दिया, एक कमेटी बना दिया 10 लोगों की कमेटी ने देख लिया इतिहासकारों की, हाँ भैया ये मठ, इतने मंदिर तोड़े गए, ये मठ तोड़े गए, इनको सरकार रिस्टोर कराएगी। तब तो संप्रभु भारत हुआ ना भाई। हम गुलामी के दौरान हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, आज हम आजाद हैं फिर भी हमारे मठ मंदिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो वैसे ही हैं जिन पे पहले अवैध कब्जा था, आज भी अवैध कब्जा है। फिर हमारे लिए संप्रभुता, हमारे लिए स्वतंत्रता क्या मतलब? विवाद अश्विनी जी इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए कि ज्ञानवापी का ही मामला है। ज्ञानवापी का जो वजू खाना है, जहाँ कहते हैं कि यहाँ गर्भगृह था, अब उसको ये तय करने में कि गर्भगृह था और यहीं शिवलिंग था, एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। नहीं, लंबी लड़ाई, उसके सबूत प्रमाण सब देने पड़ते हैं। लंबी, तो देश विकास के रास्ते पर आगे जाए या फिर रेस्टोरेशन के रास्ते पर जाए? देखिए, विकास राणा जी, विकास केवल सड़क बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से, रेलवे बनाने से नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
जिन मठ मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे पूर्वजों ने उसके लिए बलिदान किया। याद रखिए, जितने भी मठ मंदिर तोड़े गए हैं, ऐसे नहीं को आए और उन्होंने तोड़ दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोगों के पूर्वजों ने उसका विरोध किया, उसमें बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। अगर उसको हम आज अपने कलम की ताकत से नहीं हटा सकते, कानून बना के भी रिस्टोर नहीं कर सकते, तो फिर हम उन पूर्वजों को अपना मुंह क्या दिखाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल और केवल गुलामी के निशान को बचाने के लिए बनाया गया है, न कि गुलामी का निशान मिटाने के लिए। जो आप कह रहे हैं 1954 का कानून, 1954 में नेहरू जी ने क्या ब्लंडर किया आपको बताता हूं। अंग्रेजों ने पहले यहाँ पे भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले। जैसे नागालैंड में जब उनको पता चला कि यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, तो उन्होंने कानून बना दिया, बंगाल फ्रंटियर एक्ट, और कह दिया कि अब नागा हिल्स में कोई जाएगा ही नहीं, कोई जाएगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कानून आज भी चल रहा है, इसलिए आज भी आप नागालैंड में जाओ तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आज भी सिस्टम चल रहा है। अच्छा। हाँ। फिर 1940 में उन्होंने कानून बनाया ड्रग एक्ट, और ड्रग एक्ट में क्या कहा कि इन बीमारियों का इलाज कोई क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि आयुर्वेद में उनका इलाज नहीं था, मतलब एलोपैथी के अलावा कोई और क्लेम नहीं करेगा। अब इस 1954 के कानून के कारण जो नेहरू जी ने बनाया, जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, महर्षि शारंगधर की पुस्तक में लिखा है, महर्षि माधवकर की पुस्तक में लिखा है, महर्षि भाव प्रकाश की पुस्तक में लिखा है, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में लिखा हुआ है, और उस तरीके से इलाज करने से लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब रामदेव जी कह रहे हैं मैं ठीक कर सकता हूं, और जिसका ठीक हुआ वो कह रहा हम ठीक हो गए। इसके बावजूद अगर रामदेव जी पब्लिकली कह दे मैं ठीक कर सकता हूं इसको, तो उनको लीगल नोटिस आएगी। यानी आप ये चाहते हैं कि जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको एलोपैथी के साथ शामिल किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए। पहली बात तो जैसे हम लोग लॉ करते हैं, लॉ में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब कॉमन होता है, हमें सब पढ़ना होता है। थर्ड ईयर में जाकर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन करना है, सिविल में करना है, या सर्विस मैटर में करना है, कॉन्स्टिट्यूशन किस में स्पेशलाइजेशन करना है। आपने पत्रकारिता का कोर्स किया होगा तो जो फर्स्ट ईयर वाला कॉमन रहा होगा, बाद वालों ने अलग अलग स्पेशलाइजेशन किया होगा, ऐसे किया होगा। हम कह रहे हैं आप 4 साल का या 5 साल का मेडिकल का एक कॉमन कोर्स बनाइए, उसमें शुरू के 2 साल कॉमन रख दीजिए सबके लिए। उसको बाद में होम्योपैथ सीखना है, एलोपैथ का डॉक्टर बनना है, या आयुर्वेद का डॉक्टर बनना है, जिसका भी डॉक्टर बनना, लेकिन शुरू के 2 साल उसका कॉमन करिए। उसको चरक संहिता पढ़ाइए, सुश्रुत संहिता पढ़ाइए, सारंगधर संहिता पढ़ाइए, भाव प्रकाश संहिता पढ़ाइए, माधवकर संहिता पढ़ाइए, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाइए। शरीर की में बीमारियां आती कैसे पहले वो तो पढ़े, और जिन बीमारियों का इलाज योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद से हो सकता है, उसके लिए फिर केमिकल खाने की क्या जरूरत, उसके लिए फिर दवा और इंजेक्शन लेने की क्या जरूरत। जिन बीमारियों का इलाज सिंपल 2-4 पॉइंट दबाने से ठीक हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज शीर्षासन करने से हो सकता है, सूर्य नमस्कार करने से हो सकता है, या कपालभाति अनुलोम विलोम करने से हो सकता है, उसके लिए जरूरत क्या है। सबसे पहले हमें भारतीय चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये नेहरू जी ने कानून बना के, पता नहीं किसके दबाव में उन्होंने कानून बनाया, किसी फार्मा माफिया के दबाव में कानून बनाया, किसी ड्रग माफिया के दबाव में कानून बनाया, जो भी किया, या उनको चूंकि ब्रिटिश सिस्टम बड़ा पसंद था शायद उसको प्रमोट करने के लिए कानून बनाया। लेकिन जब तक 1954 का कानून नहीं हटेगा तब तक भारतीय चिकित्सा आगे नहीं आ पाएगी। इस कानून ने दबा रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून खत्म करना जरूरी है। जितने भी कानून, और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया दिल्ली में, पूरे भारत में सबसे बेस्ट माना गया। उन्होंने बोला ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोला ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एक दिल्ली के बहुत बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने बाबा रामदेव जी से बात किया, बोले ले आओ देखते हैं। पिताजी को 10 दिन के लिए ले गया पतंजलि, 10 दिन उनका घुटना ठीक हो गया। अभी बढ़िया खेतों में भी चले जाते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं, सारा काम धाम कर लेते हैं। दूसरा एक मेरे रिलेटिव की ना डायलिसिस चलती थी किडनी की, और हर हफ्ते उसकी डायलिसिस होती थी। बड़ा पेनफुल होता है, मतलब उसकी, और 3-4 साल से उसकी डायलिसिस चल रही थी। मैंने चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल हिम्स डेराबासी में, आचार्य मनीष ग्रोवर करके हैं, वो उसको चलाते हैं पूरा, उनसे बात किया, उनके पास भेज दिया। मुश्किल से 2 महीने के अंदर उनकी डायलिसिस बंद हो गई, और अब 3 साल हो गए बिना डायलिसिस के आराम से चल रहे हो। तो क्या करते हैं वो लोग? वो क्या करते हैं, पहली बात तो करीब 2 घंटे के आसपास गर्म पानी में बैठाते हैं, फिर चारपाई पे लटाते हैं, तो पैर ऊपर कर देते हैं 2 फीट, सर थोड़ा ऐसे कर देते हैं,
और फिर योग प्राणायाम कराते हैं। योग प्राणायाम कराते हैं, खाने का टाइम सुबह 7 से 7 कर देते हैं। उसके बाद मतलब 12 घंटे फास्टिंग रहेगी, 12 घंटे के अंदर भोजन करना है। खाने में कुछ तरीका बता देते हैं कि आपको ये खाना ये खाना, केवल मतलब खान पान में थोड़ा बदलाव करके, योग प्राणायाम करके और गर्म पानी में बैठ के डायलिसिस बंद हो जा रही है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उस डायलिसिस कराने के लिए आदमी की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, पूरी फैमिली टेंशन में आ रही है। तो आप ये ड्रग एक्ट इसलिए लेकर के आना इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ये मानना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझिए आप, एलोपैथ में आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं ना, तो आपको 3 बीमारियां बोनस में मिलती हैं। जैसे आप अगर डायबिटीज का इलाज कराओगे तो किडनी, ये वो 2-4 चीजें पे आपको साइड इफेक्ट मिलेगा। आयुर्वेद में जो भारतीय चिकित्सा है उसका उल्टा है। भारतीय चिकित्सा में आप एक बीमारी का इलाज कराओगे, 3 बीमारियां आपकी बोनस में अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप वेट लॉस का इलाज कराओगे, पता चला आपकी किडनी भी ठीक हो गई, आंख की रोशनी भी बढ़ रही है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बाल भी आ रहे हैं, ऐसे कई चीजें हो जाती हैं। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं, जब भारतीय चिकित्सा सबसे अच्छी है, वैसे भी एलोपैथ 200 साल पहले आया, ठीक है, होम्योपैथ 250 साल पहले आया, सिद्धा यूनानी 2000 साल पहले आया, और हमारा आयुर्वेद नेचुरोपैथी धन्वंतरी ने हजारों साल पहले दिया हुआ है। तो जो चीजें हमारे पास धन्वंतरी की ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, चरक, सुश्रुत, माधवकर, भाव प्रकाश की ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसलिए आप चाहते हैं कि ड्रग एक्ट में बदलाव किया जाए। एक चीज मैंने देखा कि माइनॉरिटीज को लेकर के आप लगातार टारगेट करते हैं, पॉपुलेशन का तो मामला है ही, लेकिन जैसे कि वक्फ एक्ट, उसमें आप चाहते हैं बदलाव हो, माइनॉरिटी कमीशन को हटा दिया जाए, जो माइनॉरिटीज़ को लेकर के मंत्रालय है उसको भी हटा दिया जाए। इनमें क्या प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज़ कमीशन में, वक्फ बोर्ड में, या फिर मंत्रालय में? देखिए, संविधान में एक जगह माइनॉरिटी शब्द आया, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा कहीं डिफाइन नहीं किया गया। न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, हजारों करोड़ का बजट, लेकिन कौन माइनॉरिटी किसी को नहीं पता। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा था TMFI केस में कि नेशनल लेवल पर कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, जो भी माइनॉरिटी होगा स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने कहा, 3 जजों की बेंच ने, जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा है, बाल पाटिल केस कहते हैं उसको, वो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि भारत का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ है, इसलिए रिलीजन के आधार पर कोई भी योजना, कोई भी कमीशन, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी स्कीम, ये अगले विभाजन की फाउंडेशन रख सकता है। हम ये कह रहे हैं, जब भारत एक सेकुलर देश है, पहली बात तो सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं चलता। या तो आप सेकुलर शब्द हटा दीजिए संविधान से और आराम से माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए और माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री रखिए। लेकिन अगर सेकुलर है तब माइनॉरिटी नहीं हो सकता, या तो सेकुलर होना चाहिए या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना चाहिए। दूसरा, जब हमारे देश में प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि माइनॉरिटी कहीं कोई दिक्कत नहीं, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी का धर्मांतरण हो रहा है, माइनॉरिटी का धर्मांतरण नहीं होता। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी की संख्या, माइनॉरिटी की संख्या बढ़ रही है, मेजॉरिटी की संख्या घट रही है। अरे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री की जरूरत तो पाकिस्तान में है, बेचारे घटते चले जा रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री की जरूरत अफगानिस्तान में है, जहां खत्म ही हो गए। बांग्लादेश में है, जहां लगातार घटते चले जा रहे हैं। भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों चाहिए? भारत में तो बाकी संख्या बढ़ रही है, जो पहले 4 करोड़ थे अभी 24 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, 6 गुना बढ़ चुके हैं। तो यहां जरूरत ही नहीं है। और जब संविधान कह रहा है कि सबको जितने अधिकार हैं, भोजन का अधिकार, खाने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, सब कुछ, प्रॉपर्टी का अधिकार सबको इक्वल है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? वक्फ बोर्ड को लेकर क्या दिक्कत है आपको? वक्फ बोर्ड जैसा कानून राणा जी तो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। इतना घटिया कानून, अगर आज आपके स्टूडियो पर वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दे तो आप उस नोटिस को लोकल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। मतलब जिसने नोटिस भेजा उसी को आपको जाके जवाब देना है। यह कानून क्या कर रहा है कि जो संपन्न लोग हैं उनको नोटिस भेज के तो वसूली करता है, और जो आदिवासी हैं उनको नोटिस भेज के उनको कन्वर्ट कराता है। उदाहरण के लिए झबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है, झबुआ में आदिवासी रहते हैं। झबुआ के आदिवासियों ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है, वहां वक्फ बोर्ड नोटिस भेज रहा है कि ऐसा है, ये जहां तुम रह रहे हो ये सारी जमीन वक्फ की है। वो आदिवासी क्या करेगा? बोले क्या करना है? बोले कोई काम करो, भोपाल आओ जवाब देने। बेचारे, अरे उसने कभी झबुआ की कोर्ट नहीं देखी है, 20 किलोमीटर दूर। अब आप कह रहे 700 किलोमीटर दूर आओ भोपाल, तो फिर ऑप्शन क्या है? कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। क्या वक्फ के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते क्या? हाँ, वक्फ के फैसले को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, आपको वक्फ बोर्ड के सामने चैलेंज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यूपी का देता हूं। मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ
600 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरनगर से। हाँ? मुजफ्फरनगर में मान लो वक्फ बोर्ड कह दे कि भाई ये पार्क वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो पहली बात पार्क के लिए लड़ेगा कौन? हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी है, चलो आपकी जमीन, आप मान लो मेरठ के रहने वाले हो और आपके हमने घर पे कह दिया कि जमीन वक्फ की है, तब तो आप लड़ने फिर भी जाओगे 600 किलोमीटर दूर लखनऊ तक। पार्क, गोचर जमीन, बंजर जमीन, ऊसर जमीन, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, उसको जब वक्फ बोर्ड अपना हथिया लेता है तो उसके लिए तो कोई लड़ने वाला नहीं है। कौन लड़ेगा भैया? अपने अपने लड़ाई में लोग खुद ही परेशान है, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए कौन लड़ने वाला है? सरकारी जो मुलाजिम है, लेखपाल, वो लड़ते नहीं है। ये हो रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो पब्लिक लैंड है, सार्वजनिक स्थान में, गांव में ग्राम सभा की जमीनें होती हैं, गोचर जमीन होती है, सब खेल का मैदान होता है, इस तरह उसको कब्जा करता जा रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं है। तो आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड बन के बैठा हुआ है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मुस्लिम धर्मस्थल होते हैं उनकी देखरेख करने का जिम्मा जिस संस्था के पास है उसको आप वक्फ बोर्ड कहते हैं। और अश्विनी जी कह रहे हैं कि वो एक समानांतर कानून चलाने वाली व्यवस्था है, उसके फैसले को आप भारतीय न्यायालयों में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एक बात जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन सिविल कोर्ट, वन नेशन वन पुलिस कोर्ट, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन। देश में आप दर्शकों को बता दूं कि एक पार्टी किसी को टिकट देती है तो अगर उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है तो उस पार्टी को अपने वेबसाइट पर डालना है कि मेरा ये कैंडिडेट है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अखबार में छापना है। और यह जो करने की ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, वो अश्विनी उपाध्याय ने करवाई। आप क्या चाहते हैं कि एकदम क्लीन रहे राजनीति? चाहते तो इस देश के हर नागरिक चाहता है। राणा जी, जब संसद और विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है तो मंदिर का जो पुजारी होना चाहिए वो तो फिर साधु ही होना चाहिए ना। वो माफिया नहीं होना चाहिए, वो मुख्तार अंसारी नहीं होना चाहिए, अतीक अहमद नहीं होना चाहिए, आजम खान नहीं होना चाहिए, वो डॉन नहीं होना चाहिए, गैंगस्टर नहीं होना चाहिए। वो तो आपके जैसा सामान्य व्यक्ति होना चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो, अच्छी तरीके जाए। इसका असर होता है आपको लगता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ असर होता है कि पिछले 75 साल में आप देख लीजिए, हमने सब कुछ तो वर्ल्ड क्लास किया। जो काम वैज्ञानिकों ने किया, जैसे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बनाया, अग्नियान बनाया, अग्नि मिसाइल बना लिया, सब एक से बढ़कर एक काम कर लिया। डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी वैक्सीन ढूंढ लिया, ठीक है। इंजीनियरों ने बड़े बड़े रिसर्च कर लिए, 60 मंजिल, 80 मंजिल, 100 मंजिल मकान बना लिया। लेकिन जो काम सांसदों को करना था वो नहीं हुआ। सांसदों को करना क्या था? अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना था, अपने प्रत्येक कानून को भारत का, दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना था। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि सरकारें वैज्ञानिकों का जो काम होता है उस पर अपना श्रेय ले लेती हैं, खिलाड़ियों के काम तो पे अपना आपको ये श्रेय लगता है कि भारत की राजनीति में जो लोग आए, जिन्होंने सत्ताएं चलाईं, उन्होंने देश में जरूरी कानून नहीं बनाए और जो जैसे चलता रहा वैसे ही वो ढोते रहे? 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। 80%। केवल ये भूकंप, बाढ़, सुनामी और मतलब जो दैवीय आपदाएं हैं उनको छोड़ दीजिए, भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। कठोर कानून बना दीजिए, जनसंख्या रुक जाएगी, आपकी आधी खत्म होगी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, कठोर कानून बनाइए, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, ये सब कानून के जरिए रोके जा सकते हैं। ये जो कुछ भारत में चल रहा है, जैसे यहाँ ड्रग स्मगलिंग का इतना चलता है, सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग, अभी किसी ने 900 ग्राम गांजा उसके हाथ पकड़ा गया, उसको फांसी हुई है, ठीक है। भारत में 9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, किसी को फांसी नहीं होती, हमारे पास कानून ही नहीं है। अमेरिका में एक आदमी ने 2 शर्ट चुराया था, 25 साल सजा हुई है। हमारे यहाँ तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला हुआ, किसी को 25 साल नहीं हुई। अमेरिका में 2 शर्ट चुराने वाले को हो गई। हमारे आपके पास रोज एसएमएस आते रहते हो, इस पर क्लिक करो तुम्हारी लॉटरी निकली है, ऐसे आपके पास भी आता होगा, ये स्कीम है, ये स्कीम है। ये टर्की में एक आदमी ने एसएमएस, फेक एसएमएस भेजा और उस जिसके पास एसएमएस गया उसने क्लिक कर दिया, क्लिक करने से उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया, 340 साल सजा हुई है। हमारे देश में हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास बनाया, बाकी सब चीजें दुनिया से कंपेयर किया, लेकिन अपने कानूनों को हमने कंपेयर नहीं किया। और जैसे फिल्म निर्माता का काम है फिल्म बनाना, एंकर का काम है अच्छी तरीके से समाचार पढ़ना, व्यापारी का काम अच्छी तरीके व्यापार करना,
वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? उनको लॉ मेकर कहते हैं, संविधान उनको लॉ मेकर कहते हैं, और कानून बनाने के लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। सांसदों, विधायकों को, मंत्रियों को फीता काटने, घूमने, टहलने, भाषण देने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलता। सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को दुनिया के सर्वोत्तम कानूनों को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता। उस पर हुआ ही नहीं, और इसलिए हुआ उनको समझ ही नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगा, आप एक बार अपने कैमरामैन को भेजिए, जरा ये देखिए कितने सांसदों, विधायकों को संविधान का प्रियम्बल आता है जबकि उसी की शपथ लेते हैं। पूछना चाहिए। आप उनसे पूछिए कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत में अंतर क्या है, वंदे मातरम भारत और जनगण मन में अंतर क्या है। बेसिक चीज नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं पता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं। जब उनको संविधान के अनुसार कानून बनाना, संविधान आता ही नहीं है तो कानून बनाएंगे कैसे? और कानून भी बनाते हैं, बाबुओं के ऊपर छोड़ रखा है नौकरशाहों पे, और नौकर साहब इतने निठल्ले, मैं निठल्ले शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूं। फोन अपना खरीदेंगे तो अमेरिका वाला आईफोन खरीदेंगे, हमारा डाटा एकदम सुरक्षित होना चाहिए। अपना घर बनाएंगे, कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, हमारा घर बढ़िया बनना चाहिए, फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। लेकिन जब कानून का ड्राफ्ट बनाना होता है तब नहीं देखते कि भैया अगर जो मैं ड्राफ्ट बना रहा हूं इसका अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, उसको देखें, वहां से बेस्ट प्रैक्टिस उठाएं और फिर अपनी प्रैक्टिस बनाएं। भारत में आप देखिए 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, और 5 करोड़ और मुकदमे पैरेलल में। वो कहाँ चल रहा है? तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, एसडीएम के यहाँ चल रहा है, एडीएम के यहाँ चल रहा है, चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है, जिसको सीओ कहते हैं, एसओसी के यहाँ चल रहा है, डीडीसी के यहाँ चल रहा है, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ चल रहा है। 10 करोड़ लोग मुकदमों से टेंशन में है, यानी 10 करोड़ परिवार मुकदमों से टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, यानी 60 करोड़ भारतीय मुकदमों के कारण टेंशन में है। न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। इसका नतीजा यह है कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, 40 साल उसको जोतता है, 40 साल उस पर बढ़िया फसल पैदा करता है, बेचारा 40 साल के बाद ठग रहा। अगर दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, मालूम मुकदमा जीत भी गया तो क्या फर्क पड़ा। तो भारत में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो सब संसद के जरिए ठीक हो सकती हैं, विधानसभा के जरिए। आप बात तो सुनिए, ठीक कहते हैं, लेकिन जब कभी भी आप उदाहरण देते हैं तो आप एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों को कोट करते हैं। उसी तरह के लोग इधर भी होते हैं। अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद उधर हैं तो इधर भी उस तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप उनको लेकर के नहीं आते हैं। धर्मस्थल आप देखते हैं तो आप हिंदू धर्मस्थलों की तरफ नहीं देखते हैं, आप मुस्लिम धर्मस्थलों की तरफ देखते हैं। धर्मांतरण आपके लिए संकट ज़रूर है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को लेकर के बहुत सारी जातियाँ होती रहती हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो आपकी बात जो बहुत मजबूत है और उसको मान ली जानी चाहिए, वो भी कई लोगों की राय में होता है कि नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका मकसद जो है वो धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाना। देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक धर्म और पंथ में बहुत अंतर है। धर्म के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है, रिलीजन पंथ होता है। जहाँ आप जिसको इशारा कर रहे हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, पंथ की स्वतंत्रता देता है। धर्म तो एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म, बाकी पंथ हैं अलग अलग है। सबके 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम अलग है, 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म अलग है, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म अलग है। अल्टीमेटली जो आप अष्टांग योग कह लीजिए, जो विचार निकला है वेदों से, वो एक ही है सबके लिए, जो मानव कल्याण के लिए। हमारा ये कहना है कि अगर एक रिलीजन ये कहता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, बाइबल कहता है मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। सॉरी, शब्द हमने गलत यूज कर लिया। बाइबल ये कहता है क्रिश्चियंस की जय हो, गैर क्रिश्चियंस का नाश हो, क्रिश्चियंस में सद्भावना हो और क्रिश्चियंस का कल्याण हो। कुरान क्या कहता है? मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो और मुस्लिम्स का कल्याण हो। बाइबल कुरान में कहाँ लिखा है? सुनिए, आपको मैं आ रहा हूं फिर। और सनातन धर्म क्या कहता है? धर्म की जय हो, हिंदुओं की जय नहीं हो, बौद्ध की जय नहीं हो, सिख की जय नहीं हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। गैर हिंदुओं का नाश नहीं, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, ये नहीं कह रहा है हिंदुओं में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हिंदुओं का कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण हो। अब आप ये बताइए कौन सी विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, या जो दूसरी 2 विचारधाराएं वो बढ़नी चाहिए? क्या बढ़नी चाहिए आप बताइए। नहीं, मेरा कहना ये है कि कुरान में और बाइबल में
ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे जो आप पूरी दुनिया में अराजकता फैली किस लिए है? हाँ, पूरी दुनिया में अराजकता इसलिए फैली, ना 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 ना, पूरी दुनिया में अराजकता इसलिए फैली है की भावना किसी संप्रदाय के बीच में नहीं साहब, ये पढ़ाया जा रहा है, के बीच में हो सकती है, पढ़ाया जा रहा है। भारत में टोटल 5 लाख मदरसा, मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल है, उनमें पढ़ाया क्या जा रहा है? मदरसे में इस्लाम कैसे फैले, कैसे बढ़े, ये पढ़ाया जा रहा है। मिशनरी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में क्रिश्चियनिटी कैसे फैले, कैसे पढ़े, ये पढ़ाया जा रहा है। मदरसे में पढ़ाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जरा सोचिए चरमपंथ कहां से आ रहा है। मदरसे में सिखाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मिशनरी स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है? ओनली गॉड इज द गॉड, ओनली केवल एक ही आदमी की पूजा होनी, ठीक है। हमारे क्या पढ़ाया जा रहा है? आपके पिताजी हनुमान जी की पूजा करते थे, आप शंकर जी की पूजा करते हैं, बेटा आपकी कृष्ण की पूजा करता है, पत्नी आपकी देवी जी की पूजा करती हैं, और हो सकता है कि जैन मंदिर भी जाते हो सकता है आप गौतम बुद्ध की मूर्ति रखते हो। तो अब आप विचार कौन सा बढ़ना चाहिए? विचार ये बढ़ना चाहिए जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको फ्रीडम है, सबको सोचने की स्वतंत्रता है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सबको पहनने की स्वतंत्रता है, सबको अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। या वहां जहां आपको गुलामी 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 गुलामी, आपको ये ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं किया तो बाहर, ऐसे नहीं किया तो बाहर, ऐसे नहीं किया तो बाहर, ऐसे ये किया तो ठीक, ये किया तो हराम, ये किया तो ठीक, ये किया हराम, कौन सा विचार आगे बढ़ना चाहिए? मैं किसी रिलीजन के उसमें नहीं हूँ। अभी चूंकि आप मदरसों की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे ध्यान आया, राइट टू एजुकेशन में आपने बदलाव के लिए पिटीशन डाली। राइट टू एजुकेशन में ऐसा क्या किया गया था जो आपको सूट नहीं कर रहा था, जिसमें आप कह रहे नहीं इसको बदलना जरूरी है? देखिए, राहुल कांग्रेस की सरकार ने, अगर आप देखें पिछले 75 साल में जब तक सरकार में रहे हो, कम से कम 50 से ज़्यादा उन्होंने भारत विरोधी कानून बनाए। अंग्रेज़ों ने लगभग 500 कानून बनाए भारत विरोधी, देश को लूटने बांटने के लिए। कांग्रेस ने बनाए लगभग 50 कानून देश को लूटने और बांटने के लिए। मुगलों ने जो काम तलवार से किया, अंग्रेज़ों ने वही काम कानून बना के किया, कांग्रेस ने भी वही काम कानून बना के किया। जब 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो सब पे लागू होता था कि भाई 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ेंगे वहां पे राइट टू एजुकेशन लागू होगा, वो कोई सा स्कूल हो, गुरुकुल हो, मदरसा हो, वैदिक स्कूल हो, कोई प्राइवेट हो, सरकारी हो, सब कुछ। 2011 में पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होती है राहुल गांधी के साथ। मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा, आप गूगल करिए राहुल गांधी पर्सनल लॉ बोर्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसा, ऐसा गूगल करिए, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी स्टोरी मिल जाएगी। और उस एक बैठक के बाद तुरंत अगले संसद का सत्र में राइट टू एजुकेशन से मदरसों को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था कि मदरसों की ऑडिट नहीं होनी चाहिए। मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गए, इसका मतलब न मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है कोई जान सकता है, न मदरसों की फंडिंग कैसे हो रही कोई देख सकता है, न मदरसों में टीचर कितना क्वालिफाइड है उसका कोई पैरामीटर सेट होगा, न मदरसों में सिलेबस कंटेंट किताब का कोई होगा, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, सब खत्म हो गया जैसे राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर आ गया। लेकिन सरकार का तर्क ये तो होगा नहीं, सरकार ने कुछ और सोच करके, सरकार ने माइनॉरिटी वाला स्कीम कर लिया। सरकार ने बोला माइनॉरिटी, चूंकि मदरसे माइनॉरिटी मुस्लिम चलाते हैं, ये माइनॉरिटी में है तो इनको हम छूट दे दे रहे हैं, सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दे रहे हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर नहीं, जबकि गुरुकुल किसी ने डिमांड नहीं किया था। उन्होंने, उनको लगा कि विवाद बढ़ेगा तो इसलिए गुरुकुल को भी राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है तो पूरी दुनिया जानती है, वेद पुराण गीता रामायण सबके सामने पड़ी हुई है। क्या पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, सब आप चले जाइए गुरुकुल में। मदरसे में अगर आप भारत के बारे में सवाल पूछेंगे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता होगा, भारत में कितने राज्य हैं वो भी नहीं पता होगा, भारत में क्या क्या परंपरा है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ केवल और केवल इस्लाम का प्रचार हो रहा है ना, केवल इस्लाम का प्रचार हो रहा है, केवल इस्लाम का। आप इस्लाम के मानने वाले जो हिंदुस्तान के भीतर हैं उनके समाज को बेहतर करना चाहते हैं या उनके समाज पर इल्ज़ाम थोपना चाहते हैं कि आप में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई नहीं, पहली बात तो मैं जो भारत में रहते हैं मैं इन सबको मानता हूँ कि सब हमारे भाई हैं। 15वीं शताब्दी से पहले, बाबर से पहले यहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, और न तो बाबर अपना परिवार लेके आया था। जब डकैत लुटेरे चलते हैं तो परिवार छोड़ के आते हैं। तो जो आज भारत में है वो सब हम सब के पूर्वज एक ही हैं। जब हम सब के पूर्वज एक हैं, और कई लोग तो आज टाइटल भी यूज करते हैं, चौहान लगाते हैं, ये लगाते हैं, अपना त्यागी लगाते भी। तो अगर सबकी कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ज़्यादा नहीं, 8वीं तक, 14 साल तक, या 10वीं तक, 16 साल तक,
16 साल तक सभी बच्चों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाइए और भारतीय ज्ञान दीजिए, विदेशी ज्ञान नहीं, ना कोई विदेशी किताब हो ना कोई विदेशी भाषा हो। उसके बाद वो जब मैच्योर हो जाए उसके बाद वो बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, गीता, जो जिसको पढ़ना अपने अपना पढ़े, लेकिन कम से कम बेसिक जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो सब के लिए कॉमन होना चाहिए। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए। और भारत में है, पूरे भारत के केंद्रीय विद्यालयों का सिलेबस एक समान है। ये वन नेशन वाला फॉर्मूला आपका बड़ा हिट करता है चलते चलते। ये आप एक और फॉर्मूला मारते हैं, वन नेशन वन टैक्स। ये क्या है? आज की डेट में जो व्यापारी है ना, वो इतना परेशान है। वैसे पहले से बहुत अच्छा हो गया, GST आने के बाद काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन आज भी GST है तो वैट है तो TDS है, ठीक है, ऐसे कई सारे टोल टैक्स है तो रोड टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये टैक्स वसूली करने के लिए सरकार को कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूली करने वालों पे खर्च करना पड़ता है। ये GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट, ये जितने डिपार्टमेंट है ना, इनके सबका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला जोड़ लीजिए तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का आएगा। 1 लाख करोड़ रुपए, इतना इनके वेतन भत्ता पे जाता है। मैं कह रहा हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए। जितना आदमी खर्च करेगा उसका वो देता रहेगा, 1% देता रहेगा। आप हम वैगनार खरीदेंगे तो उसका 1% देंगे, आप मर्सिडीज खरीदोगे तो उसका 1% दोगे। यानी हम जो खरीदेंगे उस पर टैक्स देंगे। जितना हम 500 रुपए की शर्ट खरीदेंगे तो उसका 1% देंगे, आप 5000 शर्ट खरीदोगे तो उसका 1% दोगे। सरकार तो जो बनाने वाला है, जो शर्ट बनाने वाला है या जो फर्नीचर बनाने वाला है, वो भी तो टैक्स देगा। हाँ, केवल आपको खर्च करते समय ही टैक्स देना है। जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं, यानी कोई जब लकड़ी खरीद रहा है तो वो देगा। हम जब उससे कुर्सी मेज खरीदेंगे तो हम देंगे। खुद व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। और जो व्यापार के जो नेक्स्ट जनरेशन है व्यापारियों की, जो छोड़ के भारत भागती है, इस चक्कर में भागती है कि यार यहाँ बहुत टैक्स का बहुत लफड़ा है, टैक्स के लफड़े से छोड़ लफड़ा है, आए दिन इंस्पेक्टर आता रहता है, जांच करने आता है। इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा ना, इंस्पेक्टर राज रहेगा ही नहीं। जब टैक्स नहीं है तो इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं तो टेंशन नहीं है। सारा टेंशन इंस्पेक्टर से हो रखी। वन नेशन वन टैक्स से सरकार का खजाना भी भर जाएगा, व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूं GDP कम से कम 2% बढ़ जाएगी। अश्विनी उपाध्याय, देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें बदलाव ज़रूरी है कानूनन। इनको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, मुल्क तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और बहुत सारे लफड़े, झंझट, तिकड़म जो रहे हैं कानून के चलते, पुराने लद्दड़ से कानून के चलते, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके सुप्रीम कोर्ट में PIL 125 के आसपास है और दिल्ली हाई कोर्ट में 25 के आसपास। तो आप समझिए कि आपने किस तरह से लड़ाई लड़ी है इस देश की खातिर, समाज की खातिर, लोगों की खातिर। और ये कानूनी लड़ाई है और मुझे लगता है कि आप ये मानते हैं कि कानून ठीक हो तभी देश ठीक हो सकता है। बिल्कुल। आप आए अश्विनी जी, आपने समय निकाला, बात की तो बहुत बहुत धन्यवाद।